चलो जी, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, है ना। ये खेत संरक्षण हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। क्या था ये कि उसमें खेत के इर्द गिर्द फेंसिंग हो जाएगी, है ना। एक इंडिविजुअल लेवल पर थी, एक कम्युनिटी लेवल पर थी, अलग अलग सब्सिडी थी इसके अंदर। तो 80% किस पे दी जाती है, इंडिविजुअल पे, और 85 किस पे दी जाती है, ग्रुप में। और उसके बाद एक था बार्ड एंड चेन लिंक्ड, तो चेन टाइप बनती थी ना, जो बनता है एक, तो उसमें कितनी परसेंट थी, 50% एंड 70% सब्सिडी इंडिविजुअल फार्मर्स। तो ये हमने पीछे जो किया था। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें इसमें जो फेंसिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट दिया जाता है उसमें, है ना। ऐसा इतना ज्यादा नहीं होता कि मरी जाए वो, है ना। और वो भी कौन से वाली, सोलर वाली, है ना, सोलर वाली दी जाती है इसमें। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतियार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, और ये क्या होगी अपने आप में एक इंश्योरेंस स्कीम है ये, है ना। तो ये इंश्योरेंस स्कीम थी, लॉन्च हुई थी कब ये, 2015-16 में। और कितना मिलता है इन केस ऑफ डेथ, 3 लाख। और परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाए उसको कितना मिलेगा, 1 लाख। और जिसको पार्शियल डिसेबिलिटी उसको कितना मिलेगा, 10,000 से 40,000। उसके बाद है जी फ्लो इरिगेशन स्कीम। देखो, इरिगेशन स्कीम में यहाँ पे 3 है। एक है पीएम कुसुम करके, है ना। और एक है फ्लो इरिगेशन स्कीम, एक है जल जल से कृषि को बल योजना, जल से कृषि को बल योजना। और देखो, जो पहली वाली स्कीम है ये किसकी बात करती है, अंडर दिस स्कीम बिसाइड रेनोवेटिंग द सोर्सेज ऑफ लोकेशन ऑफ कूल। कूल समझते हो ना आप, कूल, कूल होती है जो, जैसे मेन मेन पानी का ज्यादा पानी है ना, उसमें से होता है ना एक छोटा सा ले लेते हैं साइड में अपने खेत के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कूल। तो हिमाचल में ज्यादातर काम किसके द्वारा होता है, कूल के द्वारा। तो इस पे क्या बात हो रही है कि जो पिछले वाले जो ऑलरेडी कूल सिस्टम है ना, देखो ना, एक चीज और भी हो सकती है। जैसे आपके मेंस के सिलेबस में लिखा है कि विजडम, क्या था वो, कन्वेंशनल विजडम एंड नॉलेज, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज, अगर आपको याद होगा, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज मेंस में लिखा हुआ है। तो ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज है ना, तो जो कूल वाला पार्ट है ना, कूल है, तो कूल भी किसका पार्ट है, ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज। जैसे आपने देखा होना, जैसे घराट होता है, घराट होता है ना, तो घराट भी किसका पार्ट आता है, ट्रेडिशनल विजडम का ही आता है वो। तो ये मेन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस स्कूल को स्ट्रेंथन करना है। और गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू 100% क्या देगी, सब्सिडी, किसके लिए, अगर कूल इन कॉमन एरिया विल बी अंडरटेकन एंड 100% एक्सपेंडिचर वुड बी बोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कम्युनिटी वेस्ट होगा किसके लिए, ये पूरी कम्युनिटी के लिए। और डिसाइडेड टू ग्रांट 50% सब्सिडी फॉर द बोरवेल एंड शैलो वेल बाय इंडिविजुअल फॉर इरिगेशन। बोरवेल होता है ना, बोरवेल लगता है जो पानी निकालता है ना, जैसे कुएं टाइप से, तो उसके लिए 50%। तो यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ ज्यादातर उसकी बात हो रही है जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, कौन से वाला, कूल वाला मेनली। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान योजना, तो पीएम कुसुम करके याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन अगर बनेगा ना, यही बनेगा, पीएम कुसुम किसके लिए, टू प्रोवाइड एश्योर्ड इरोगेशन टू क्रॉप। और देखो यहाँ पे कौन बोल रहा है, सरकार, कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम आपकी क्रॉप को देंगे पानी। और अब इसमें क्या होगा, इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी वेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया इज कॉस्टली इन कंपैरिजन टू सोलर पावर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो कूल तो चलती है अपने आप, और कूल के लिए क्या होना चाहिए हमेशा, स्लोप नीचे को। और अगर आपने स्लोप के अगेंस्ट ले जाना है तो क्या ले जाना पड़ेगा आपको, पंप लगाना पड़ेगा। तो पंप के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा भी है नहीं कि हिमाचल में जो गांव बसे हुए वो दूर दूर बसे हुए हैं, तो बीच वाले एरिया में क्या पता इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ना हो, तो वहां पे किससे कनेक्ट किया जाएगा, जो सोलर कनेक्टिविटी है। तो इसमें भी क्या बोल दिया, अंडर दिस स्कीम 85 असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ग्रुप। और 80% किसको दिया जाएगा, मीडियम एंड लार्ज ग्रुप। समझ गया, देखो दो तरह की हो गई, फ्लो इरिगेशन, फ्लो सीधा चल रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पुराने वाले उनको ठीक कर दो। बट कहाँ पे, पीएम कुसुम के अंदर क्या कर देंगे, पानी को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, और वो भी किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक पंप जहां पे नहीं होंगे तो वहां पे क्या लगेगा, सोलर पंप।
अब है जल से कृषि को बल योजना। अब जल से कृषि को बल योजना क्या है? जल से कृषि को बल योजना में ये समझ लो, चेक डैम एंड पॉन्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड 100% एक्सपेंडिचर्स, सरकार का 100% एक्सपेंडिचर लगेगा। तो ये एक तीसरी स्कीम हो गई कि चलो ठीक है, साथ साथ क्या करो, तीनों के साथ एक नई स्कीम चला दो। उसके बाद है जी मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। अब एफपीओ के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, एक अलग से ही कृषि कोष योजना बना रखी है, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। एंटी एंटी हेल नेट लगती है ना, अगर देखिए नेट लगती है ऊपर से, जहाँ ओले पड़ते हैं ना, ऊपर से क्या करता है, नेट लगती है। और उसमें गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है? 80%। और मैंने आपको पहले बताया कि एक था क्या, पॉली हाउस। पॉली हाउस में कितने? 85। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोनों फर्क है। पॉली हाउस के लिए, पॉली हाउस में क्या होगा कि अगर आपने, देखो पॉली हाउस का मतलब समझते हो आप क्या होता है? ग्रीन हाउस। अब अपने आप में क्या हो, ग्रीन हाउस है ना। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जब उसके अंदर सनरेज आती है तो वो आगे सारी अंदर हो गई, तो एंट्री तो इजीली हो जाती है, बट जो स्केप होता है ना उसका, तो वो रोक देती है उनको, तो जाने नहीं देती उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे हमें एक इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, उस कंट्रोल के अंदर क्या करेगा, हम क्या बनाएंगे, पॉली हाउस। और किसकी बेस पे काम करेगा वो? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस छोड़ो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया ये। तो उसमें हम किसी तरह के प्लांट्स वगैरह अंदर, मशरूम वगैरह खेती कर सकते हैं। और अगर मौसम ऊपर से खराब हो जाए, तो ओला पड़ जाए, तो उसके लिए क्या है, 80% सब्सिडी में क्या है, एंटी हेल नेट। तो स्कीम का नाम पूछ लेते हैं कई बार, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना या कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। और वो क्या स्कीम थी? हाँ, अब आता है, हो गया ना ये। तो ये सारा हमारा एग्रीकल्चर वाला खत्म। अब नेक्स्ट है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से क्या समझते हो आप? सारा कुछ आएगा, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर, जड़ी बूटियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है ना, सारा किसमें आएगा, ये फ्लावर वगैरह सारा, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है। तो कौन सा रीजन में ज्यादा करेगा? टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन हिमाचल। और एंसिलरी हॉर्टिकल्चर लग गया ना पता, देखो क्या है, फ्लावर, मशरूम, हनी, ये किसमें आएगा, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। अब देखो पहले एग्रीकल्चर वाला एरिया ज्यादा था, हॉर्टिकल्चर वाला कम था, बट अब क्या हो रहा है, हॉर्टिकल्चर वाला एरिया बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर वाला कम हो रहा है। ये ना, एग्रीकल्चर वाला कम हो रहा है। तो अब देखो ना, इसमें भी क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है। तो पहले क्या था, द एरिया अंडर फ्रूट विच वाज 792 हेक्टेयर, और प्रोडक्शन कितनी थी, सिर्फ 1200 टन। अब क्या हो गया, एरिया कितना हो गया, 2,34,789, 79। इतना तो एरिया हो गया। देखो अब कितना बढ़ गया एरिया यहाँ से, जो कभी 792 हुआ करता था, अब कितना हो गया, 2 लाख से भी ऊपर हो गया। और देखो इस 2 लाख के अंदर देखोगे ना आप, इस 2 लाख के अंदर आपको 1,14,000 क्या दिखेगा, एप्पल। जो टोटल है ना, 2,34,000 है, उसमें 1,14,000 क्या हो गया, एप्पल। तो इस हिसाब से जो एप्पल का एरिया है ना, टोटल फ्रूट वाला एरिया एप्पल द्वारा कितना ऑक्युपाइड है, 49%। देखो डाटा आपने ऐसा देखना है, सबसे पहले क्या है, 50s में कभी 792 हेक्टेयर था, और बढ़कर कितना हो गया टोटल फ्रूट्स का, 2,34,000। और उस 2 लाख में से 1,14,000 कौन सा आ गया, एप्पल। तो करीब करीब 50%, पर एग्जैक्ट कितना, 49%। इतना एरिया किसने ऑक्युपाई किया है, फ्रूट वाला एप्पल ने, है ना। और इसके बाद अगर देखेगा फ्रूट, और जो फ्रूट हमने पढ़ा ना पहले कितना था, 1200 टन था ना, बट अब कितना हो गया, 6.24 लाख टन। और जो कि अगले साल के लिए कितना रखा हुआ है, 6.97 टन टोटल फ्रूट्स। बट इस 6.97 का 85% किसका होगा, एप्पल का। ये क्वेश्चन देखो प्री में पूछा हुआ है। तो जितना भी फ्रूट की प्रोडक्शन है उसका 49% कौन कंट्रीब्यूट करता है, एप्पल। 49 नहीं, 85% किसका, प्रोडक्शन का। जो एरिया फ्रूट्स ने कवर करा हुआ है उसका कितना करता है,
49% कौन? एप्पल। तो सबसे ज्यादा कौन आ गया? एप्पल। अब देखो जी, नेक्स्ट है द एरिया एंड द टेम्परेट फ्रूट्स। अब अलग अलग फ्रूट्स आ गए। टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर कितना है? 27,870। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ये कहाँ पे होगा? जो एरिया थोड़ा सा डेजर्ट टाइप होगा, इसमें कितना होगा? 10,000 हेक्टेयर इसके अंदर आता है। और सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट होता है ना जो, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, तो सिट्रस कितना है? 25,654 हेक्टेयर। और इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन पता क्या बनता है आपके लिए? अगर क्वेश्चन ये बनता है आपके मेंस के सिलेबस में है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, है ना? जैसे आप चेस्ट साइड में लिख लो क्वेश्चन एक, जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, डू यू अग्री दैट हिमाचल प्रदेश has shifted from agriculture to horticulture? Agriculture to horticulture. Give analysis of the current movement of agriculture toward horticulture. तो अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है 20 नंबर का, तो कौन सी बातें लिखोगे आप? सारी यही लिखोगे, है ना? आगे जाके इस तरफ ही जाएगा। और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसका? इस पे लिखो, व्हाट डू यू नो बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इसके आगे लिख लो कॉमन लगा के, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? देखो बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बनेगा है। हिमाचल की क्या पोजीशन है, कॉमा, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन? सरकार ने क्या स्टेप उठाए इस डायरेक्शन में? एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? इतने क्वेश्चन बनेंगे सारे। चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा फायदा क्या दिखता है आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का? सिक्योरिटी सिस्टम, इनकम, है ना? गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक अपनी इनकम बढ़ानी है। फार्मर इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना? और सॉइल पे कम स्ट्रेस पड़ेगा, हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो गई ना, रोटेशन भी आती रहेगी। और चैलेंजेस में क्या होगा? सबसे पहले चैलेंजेस में सबसे पहले क्या है कि कई बार मोनोकल्चर आने के पूरे पूरे चांस है। जैसे क्या है, एप्पल, है ना? तो जो किसके अगेंस्ट चला जाएगा? जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी के जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ भी है ये, है ना? नेचर के खिलाफ भी है। और कई बार क्या करते हैं, जिस चीज के लिए नेचर ने कुछ चीज बना रखी होती है, हम उसके बियॉन्ड जाके काम कर देते हैं। तो ऐसी चीजें आपको जो मेंस वाली बुक्स है वहाँ तो है ही है, बट जो असल में डाटा है ना, डाटा पॉइंट्स सारा यहाँ से मिलेगा। तो ये बड़ा ऐसा ऐसा टॉपिक है जो सारा करंट बेस्ड है। और क्वेश्चन आता है इसमें मेंस 20 नंबर का, 8 नंबर का ना। तो इतना ही पढ़ के जाओगे ना आप, और अंदर से थोड़ा समझ के रखोगे तो आंसर बन जाता है आपका, ठीक है ना? तो ये सारे ही किस तरफ लेके जा रहे हैं मैं। और यह क्वेश्चन आता है इस तरह का कि जो गवर्नमेंट है सेट द टारगेट टू डबल फार्मर इनकम बाय 2022, है ना? तो उसके लिए भी क्या चीज है? यही चीज है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें होगी तो ही तो इनकम बढ़ेगी, है ना? सरकार इतनी सारी स्कीमें लेके आ रही है। चलो जी, अब नेक्स्ट है सरकार और क्या करिए, प्रमोशन ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो हिमाचल में क्या होता था? पहले सारी कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी, अब क्या हो गई? मशीनों के द्वारा होने लग गई है। स्प्रेयर है, पावर टिलर है ना? ये सारा यहाँ पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो सरकार ने एक मिशन ही चला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बार बार आपने याद है, जितनी भी स्कीम्स होती है ना, सारी स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इनको इफेक्टिवली कौन इंप्लीमेंट करता है? स्टेट। और हिमाचल की खास बात यह है, जितनी भी सेंटर की स्कीम आती है ना, सबको बहुत अच्छे तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करता है। और उसके पीछे वजह ये भी है कि स्टेट को ज्यादा फंड मिलता है इसके लिए ना। तो और अब देखो ये क्या है, मैकेनाइजेशन में क्या लग रहा है पता, कि किस पे ज्यादा काम करना है? मशीन के ऊपर। और परचेज वेरियस मॉडर्न फॉर्म टूल्स एंड मशीनरी फ्रॉम दी बैक एंडेड सब्सिडी। बैक एंड सब्सिडी समझते हो ना क्या होती है? देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट है ना, जब तक वो मार्केट में नहीं आता तब तक क्या बोलते हैं उसको हम? बैक एंड
और जब वो बिक के आता है मार्केट में तो क्या आता है फ्रंट एंड। तो एक होती है फ्रंट वाली, एक होती है बैक वाली। तो जो किसान होता है ना किसान, उसके लिए जितनी बैक एंड हेल्प होती है ना, उतनी ज्यादा जरूरी क्या है उसके लिए फ्रंट वाली। जैसे हमने पीछे पढ़ा था मार्केटिंग वाला जो एक्ट है 2005 का, मंडी है ना, और क्या है इंश्योरेंस है, वो कौन सी वाली, सारी फ्रंट वाली। बट जब किसानों को मिलती है ये टूल्स वगैरह मिलता है, वो कौन सा है, बैक एंड वाला है ना। तो ये शब्द भी आपने रखना है याद। तो इन वार्मर एरिया, अब मैंगो पे जो थोड़े गर्म एरिया है वहाँ मैंगो है या लीची हो रहा है। और मिड जोन में क्या आ रहा है, कीवी, ऑलिव, है ना, ये जितने भी सारे ये छोटे छोटे फ्रूट्स है, ये सारे कहाँ पे होता है, मिड जोन में। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यही जो ऊपर वाली बात है ना, ये भी डाइवर्सिफिकेशन में आती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग से कर दिया उन्होंने। टोटल टोटल एरिया कितना है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर 375, है ना, ये प्री में पूछ सकते हैं कई बारी। अब दो है, ये भी प्री में पूछा हुआ है, दो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है हिमाचल में। एक है माहोबाग चायल, चायल कहाँ पड़ता है, सोलन में। और एक है पालमपुर, पालमपुर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फंक्शनिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमला। बाकी स्टेट में क्या हो रही है, बहुत सारी मार्केटिंग फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है। एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, इसमें बड़ा वो दी जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो ये हो गया। तो ये जो दो टिश्यू कल्चर है ना, एक माहोबाग में और एक पालमपुर में, ये भी क्वेश्चन प्री का बनता है ना। उसके बाद है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और इसका नाम पता क्या रख दिया अब उसका, RWBCS, आर से क्या रिवाइज्ड है ना, रिस्ट्रक्चर्ड, हाँ रिस्ट्रक्चर्ड। और देखो ना, ये ना बड़ी अच्छी स्कीम है वैसे ना, वेदर बेस्ड। ये पता क्या करते हैं काम ना, अब देखो जैसे मान लो एक एरिया है ना, ये एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे देखा कि वो ये नहीं देखते किसानों को क्या हुआ है, किसानों को बचा है या नहीं बचा है। वो क्या करेंगे, उस एरिया का एक एवरेज कंडीशन लेंगे कि वहां पे पूरे साल टेम्परेचर कितना रहा, और वहां पे पूरे टाइम में स्नोफॉल क्या कहते हैं, रेनफॉल कितना हुआ, है ना। और वहां पे जैसे कुछ कैलेमिटीज कितनी हुई। तो किसानों के पास नहीं जा रहे हो, किसानों से किसान से कोई मतलब नहीं उन्होंने, उनको क्या है कि एक डाटा कलेक्ट करना है। अगर उनको पता चलेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में वेदर की वजह से, जो वेदर की जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, वो नहीं फुलफिल हुई। अब जैसे हमने पढ़ा था पीछे मॉनसून के कुछ टाइप्स है, हमने पढ़ा था ना, कहीं पे नॉर्मल हुआ, कहीं पे स्कैंटी हुआ, है ना, कहीं पे डेफिशिएंट हुआ। तो अब जहाँ पे डेफिशिएंट हुआ होगा, तो वहां पे क्या एज्यूम कर सकते हैं उस एरिया में, कि वहां पे क्रॉप अच्छे से नहीं हुई होगी। तो इसलिए सरकार क्या करेगी, उस डाटा के बेस पर ही क्या कर देगी, लोगों को बेनिफिट दे देगी इंश्योरेंस। देखो नॉर्मली क्या होती है इंश्योरेंस, जब किसी का लॉस होता है तो वो जाके अपना लॉस दिखाता है। तो यहाँ पे उसको लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कौन यहाँ पे देख रहा है, जो डाटा हमें मिला है किसके बेस पर, वेदर के बेस पर, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर की भी सेम है, कई बार ज्यादा होता है, कई बार कहीं ड्रॉट हो जाता है, तो उस बेस पर। तो इसलिए क्या बोला इसको, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि वेदर का ही हमेशा असर पड़ता है किसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर। तो इसमें ना थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रखी है। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली तो 6 ब्लॉक एप्पल के थे, और 4 ब्लॉक इसके थे मैंगो क्रॉप ड्यूरिंग राबी सीजन। और अब राबी सीजन के बाद क्या करते, इसको बढ़ा दिया है। तो प्रेजेंटली बड़े सारे, तो अभी देखो ना, ब्लॉक तो याद रखना मुश्किल है, बट आप इतना रखने याद, एप्पल, मैंगो, और 18 और क्या ना, प्लम, है ना, और पीच होता है ना, बादाम, वो क्या बोलते हैं उनको, आड़ू। तो इनके लिए तो कई बार ये बन सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप अभी इसके अंदर है। तो 4 है, वो भी कौन सी वाली, हॉर्टिकल्चर वाली, एप्पल, मैंगो, प्लम एंड पीच। तो ये 4 वो है, फ्रूट्स है जो इसके अंदर आता है। अब देखो इतना तो कौन याद करेगा कितने ब्लॉक्स है, कितने क्या है ना। तो इन एडिशन टू प्रोटेक्ट द एप्पल फ्रूट्स क्रॉप्स फ्रॉम हेल स्टॉर्म, 19 ब्लॉक है बीन, तो 19 ब्लॉक और ऐड कर दिया है, तो बाकी इसको छोड़ो। तो 2016-17 के बाद क्या बन गई ये स्कीम, RWBCIS, है ना, रिस्ट्रक्चर्ड। तो इसको सेंट्रल स्कीम है ये भी। नेक्स्ट है हिमाचल खुम विकास योजना, खुम क्या होता है, मशरूम। तो ये भी 2019-20 की स्कीम है, प्रमोट कल्टीवेशन इन द स्टेट, 168 यूनिट वर एस्टेब्लिश। तो इसके लिए हमेशा यूनिट कौन से चाहिए, ज्यादातर वही होगी जो पॉली हाउस टाइप होता है, क्योंकि इसको ऐसा तो नहीं है कि मशरूम को हर कहीं उगा देगा, है ना। इसके लिए एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, वहीं पे लगता है। तो मशरूम सिटी किसको बोलता है, सोलन। चलो जी। उसके बाद है
हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना, पुष्प क्रांति किसके लिए होगा? फ्लावर्स के लिए ना। तो जब आप लिखोगे ना हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट लिखोगे, या तो मैंने बताया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला लिखोगे, और किसानों की इनकम बढ़ानी है, तो ये सारे पॉइंट आने हैं याद। तो इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन की फॉर्म लिखी है आपके, एम्प्लॉयमेंट की टर्म में, हॉर्टिकल्चर के टर्म में, और तीसरा कौन सा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, तो मधु विकास योजना किसके लिए होगी? हनी, शहद के लिए। और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, अब कृषि उत्पादन संरक्षण में पता है क्या, जैसे वो बनाते हैं ना शेड टाइप बनाते हैं शेड, तो उसके लिए कौन से? स्टील एंड बैम्बू के बनाए गए, ताकि जो हम प्रोड्यूस निकालेंगे ना, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्शन के लिए उसके लिए गोडाउन टाइप इस तरह के बन जाए, तो जो कृषि में जो उत्पादन हो चुका है उसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो, है ना। नेक्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एरिया है, एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, जो कि जितने भी हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है ना, उन सबको सबके लिए ही है ये। और इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम के टारगेट रखा हुआ है 40% से लेकर कितना? 85%। और कहाँ पे करना है? मेन फोकस कहाँ पे होगा? मैकेनाइजेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट समझते हो ना, जो पैदावार होने के बाद उसके बाद उसकी किस तरह से हैंडलिंग हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और देखो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब पता क्या हो गया, कि पानी को एक इस तरह से यूज करना है, एक तो वो वेस्ट ना जाए, और जहां पे जाए वहां उसका बेनिफिट पहुंच जाए, है ना। देखो ऊपर हमने 3 की थी, तीन किसके लिए की थी? एक तो कन्वेंशनल के लिए, दूसरा सोलर के लिए, है ना, तीसरा और थोड़े बड़े बड़े वो बनाने, टैंक्स वगैरह बनाने। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें किस तरह से जो हमारे पास पानी है उसको इफेक्टिवली यूज किया जाए, और हर एक ड्रॉप के साथ ऐसा लगे कि इसके साथ कुछ ना कुछ क्रॉप जुड़ी हुई है। और देखो, अब अगर आप देखोगे ये भी सिलेबस का पार्ट है आपके, है ना, कि हिमाचल प्रदेश में, या ये तो नेशनल लेवल पर भी है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है किसके लिए? इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन के लिए अगर आपके पास 4 स्कीमें हैं ना, जो यहाँ 30 यहाँ लिखी है, ये तो सफिशियंट है, ये इस पे आंसर बन जाएगा, 4 का भी और 8 का भी। अब इसमें की सब्सिडी कितनी है? 55%। 55% कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बिग फार्मर है उसके लिए कितनी है? 45%। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर 55 सेंटर दे रहा है, हमने इसको 80% पूरा करना है, तो 25% कौन देगा? स्टेट। तो दो दो सब्सिडी आ जाएगी यहाँ पे। तो 55% आएगी सेंटर की तरफ से, और 25% आएगी स्टेट की तरफ से। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीएमसी। एचपीएमसी सुना है आपने? अब देखो एचपीएमसी किसके लिए काम करता है? हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर वैल्यू ऐड करना, वैल्यू चेन में डाल देना। तो वैल्यू चेन में क्या होगा? अब जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट से क्या बन सकता है? जैम बन सकता है, जूस बन सकता है ना, वाइन बन सकती है ना। तो जो कुछ ही बन सकता है ना, जो भी कुछ ही बन सकता है, वो सारा कौन बनाएगा? एचपीएमसी। और परमाणु जैसे एरिया है ना, परमाणु से बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए। अब तो आपको कुछ ज्यादा मजा आ रहा है आज बाइक का। चलो जी, समझ गया ना बात। और एक शब्द हो गया इसमें लिखा हुआ, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब जो एचपीएमसी के माध्यम से सरकार क्या करेगी? मार्केट में इंटरवीन करेगी। आपने देखो ना, जैसे एचपीएमसी वाले क्या करते हैं, खरीदते हैं सेब और फ्रूट्स खरीदते हैं ना, सस्ते रेट में खरीदते हैं वो, किलो के हिसाब से। अब वो क्या करते हैं, जब सीजन होता है ना, सीजन लगता है, तो सीजन के टाइम क्या होगा, एचपीएमसी वाला भी अपना एक दुकान खोल देता है, और उसमें क्या करेगा, वो रेट फिक्स कर देंगे, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो भी थोड़ा होता है ना खराब सा सेब होता है, तो वो सारा कहाँ ले जाता है? उसमें भोरी में भर के एचपीएमसी के पास, है ना। तो उसमें थोड़े गप लगे हो जाते हैं बीच बीच में, है ना। होता है ना, अगर वैसे तो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात है, बट हो जाता है चीज, है ना। कोई वेट बढ़ा तो जैसे बिचौले होते हैं ना बिठाए हुए, 80 किलो का 100 किलो कर देंगे, है ना। अब तो चलो बड़ी, अब तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी है ना। पहले जमाने में तो ऐसा होता कि चल जाती थी, एक बोरी के 50-10 बोरी बनाती। तो ये जो सेब है ये कहाँ जाता है? एचपीएमसी। देखो दो काम कर रहा है ना, कि मार्केट इंटरवेंशन का मतलब क्या हो गया? मार्केट में ये जैसे एमएसपी होता है ना,
वैसे प्राइस फिक्स करता है। तो ये क्या हो गई, मार्केट इंटरवेंशन। और दूसरा क्या करेगा, इससे क्या बनाएगा, कुछ प्रोड्यूस बनाएगा और जो हिमाचल को किस तरफ लेके जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो गया। और देखो इंडस्ट्री है ना, हमारे सिलेबस में इंडस्ट्री है, तो एक तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग और एक हो गई कि इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक होती है फ्रूट प्रोसेसिंग और एक हो गई कौन सी, फूड। तो फूड वाली भी और फ्रूट वाली भी। तो उसमें क्या करता है, जो भी हमारा मटेरियल है नेचुरली जो निकाला हुआ है उसको क्या बन गया, फ्रूट प्रोसेसिंग वाला। देखो पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर, जब उसका एप्पल का बनेगा जूस तो क्या बन जाएगा वो, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। तो ये सारा है। तो दो तीन शब्द है यहाँ पे, एक तो क्या आएंगे, रिन्यूमरेटिव रिटर्न्स, तो किसानों को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आपको लग गया पता, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या करती है सरकार, मैंगो एप्पल सिट्रस फूड में करती है। अब देखो सरकार के पास क्या चाहिए, अगर ये खरीद लिया सरकार ने, जब तक उसको उन उन फैक्ट्रीज में लेकर आना है जहां इसका कुछ बनना है आगे, तो उससे पहले क्या चाहिए, सीएस स्टोर चाहिए। तो इनमें से क्वेश्चन आता है, तो इस टाइम सरकार के पास कौन से है, 5 सीएस स्टोर है एचपीएमसी के। तो कहाँ कहाँ पे, ये जरोल टिक्कर, ये पड़ता है कोटगढ़ में शिमला, गुम्मा कोटखाई शिमला में, ओडी कहाँ पे है, कुमारसन शिमला में, और रोडू भी कहाँ पे है, शिमला में। तो इस टाइम इसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो है 2680 मैट्रिक टन। अब यहाँ देखो ना, सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, 2680 है ना, इसके आगे बढ़ेगा, कम से कम 6000 करनी है, जो कि काफी हद तक हो चुकी है। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला कहाँ लिख सकते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो स्टेट की कुछ चैलेंजेस भी है ना, अगर जैसे हम बोले कि हिमाचल में क्या है कि हमने इनकम बढ़ानी है किसानों की, तो उसमें एक हर्डल क्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि अभी भी कितनी कितनी कैपेसिटी है हमारे पास एचपीएमसी की, 2680, और उसको क्या करना है, बढ़ाना है। और अगर आपको इसको पॉजिटिव में लिखना है तो भी यही पॉइंट आएंगे। देखो ना, अगर आपके पास डाटा फैक्ट बढ़िया है ना, तो मैं कहता हूँ उसी पॉइंट को क्या बनाओगे आप, नेगेटिव बनाओगे और पॉजिटिव बनाओगे। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सरकार कर क्या रही है अभी, तो आप क्या लिखोगे, सरकार ये कर रही है जी, बहुत बढ़िया कर रही है। अगर आपको लिखना है कि क्या आप कमियां हैं, तो आप फिर लिखोगे ये कमी है जी, इतने से स्टोर है, इतने इनकी कैपेसिटी है और सरकार इनको बढ़ाने की बात कर रही है। तो कौन सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये प्रॉज भी बन सकता है और ये कॉन्स भी बन सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी, अब हिमाचल प्रदेश का एप्पल जूस सेंटर प्लांट एट परमाणु हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एप्पल जूस कंसंट्रेटेड प्लांट कहाँ पे है, ये परमाणु में। और आपने याद रखना शायद एशिया का सबसे बड़ा है ना। तो वैसे आपको इतना समझना चाहिए कि मेन यही होगा बस, क्योंकि उस तरफ से क्या होगा, ज्यादा एप्पल कहाँ आता है, परमाणु में, है ना। तो परमाणु उन्होंने क्या कर रखा है, प्लांट लगा रखा है। और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, जरोल सुंदरनगर में। नेक्स्ट है एचपीएमसी हैज एंटर्ड इनटू द एमओयू विद द पार्टीज। अब ये ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन किसके साथ साइन किया है, MSPH4 फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एप्पल, क्या होता है ये, साइडर, क्या होता है, सिरका होता है, सिरका होता है, थोड़ा अल्कोहल, हाँ ठीक है। और एक तो ये सिरका वाला प्लांट लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है, रेड वाइन, रेड वाइन एट FPP जरोल विद MS माउंटेन बैरल। अब ये नाम लिखा है ना, MS माउंटेन बैरल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे ना अभी पिछले 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि एक आई थिंक शिमला में वो लग रहा है सीमेंट प्लांट लग रहा है, तो वो कौन लगा रहा है। तो अगर सीमेंट प्लांट पूछ सकते हैं तो ये तो पूछ सकते हैं। तो भी आपने क्या याद रखना है, जो एप्पल साइडर वाला फूड प्रोसेसिंग प्लांट है कहाँ लग रहा है, परमाणु में। और रेड वाइन का कहाँ लग रहा है, जरोल में। और इसको कौन लगा रहा है, MS माउंटेन बैरल, ठीक है जी। और हिमाचल को एक फंड और आता है, वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और अब याद रखना ना, अब इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि हिमाचल को कौन फंड करता है, किसमें, अगर एचपीएमसी को और ज्यादा सही करना है तो कौन कर रहा है। अब ऑप्शन में हो गया वर्ल्ड बैंक,
और होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी मैं बता रहा हूँ ना, देखो ऐसे ऐसे चीज आती है। एक बारी 11,000 करोड़ अभी भी शायद आएगा टूरिज्म में, आगे फंड करता है हिमाचल उसके लिए, टूरिज्म के लिए, है ना। तो मैं बताऊँ ना, उस साल में से कोई उसमें भी पूछा था क्वेश्चन ये कि रिसेंटली अभी इतना फंड आया है ना टूरिज्म के लिए, तो वो फंड कौन कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे ना क्या याद रखना है आपने, कौन इसको फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। अब देखो दूसरा काम क्या कर रहा है कि जो ये सीएस स्टोर है ना, इनकी कैपेसिटी कितनी कर रही है, 2680 से कितनी कर रही है, 6618, शैल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर वाला। तो जो आपके मेंस के सिलेबस में लिखा है ना हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट, अगर आप इतनी सी सारी इन्फॉर्मेशन करके जाओगे सफिशिएंट है। और कुछ चीज आप जो मेंस वाली बुक है उसमें से कर लो, पर उससे ज्यादा जरूरी ये है ना, इसमें काफी कवर्ड है। अब आता जी नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वाला। तो अब देखो जी, मिल्क प्रोडक्शन कितनी है यहाँ पे लाख टन में, पहले थी 15.6 लाख टन, और अब कितना एस्टिमेट रखा है 16.54 लाख टन। तो पर कैपिटा एक आदमी के अकाउंट में कितना मिल्क जाता है, 623 जो अभी है, और 660 क्या है टारगेट है। इतने ग्राम दूध किसके लिए होगा पर कैपिटा, मतलब हर एक, ठीक है ना। चलो जी, और ये मेंस के लिए पॉइंट है, एनिमल हस्बेंड्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और सरकार उसको किस किस दिशा में उसको बूस्ट कर रही है, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, कैटल डेवलपमेंट, शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल, पोल्ट्री डेवलपमेंट, फीड एंड फूड डेवलपमेंट, वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक सेंसस। ये सारे काम सरकार करती है। देखो ना, अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में एक एक्स्ट्रा सोर्स बन सकता है क्या इनकम का, एनिमल हस्बेंड्री वाला, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, तो यही जो पॉइंट्स है ना, यही चल जाएगा आपका आंसर इसी से, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। वैसे उसमें ना सर में बड़ा कुछ दिया हुआ है, इतने इतने वेटनरी इतना ही है, पर हमने दो ही उठाए इसमें से। क्या, एक है स्टेट लेवल वेटनरी हॉस्पिटल, और एक 3 है जोनल हॉस्पिटल। इसके सिवाय और भी दिया सर्वे में, अगर उसमें से क्वेश्चन पूछे तो मैं जिम्मेदार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। बट इतना है कि इतना कौन याद रखेगा ना, बट इतना मैं पता होना चाहिए क्या है अभी, एक तो बड़ा हॉस्पिटल है पूरे स्टेट में, और 3 क्या है जोनल हॉस्पिटल है, और शीप ब्रीडिंग फार्म। ये तो देखो आपने एसपीजी गेम पढ़े है ना, एक जरोल, ज्यूरी, शिमला, ताल, हमीरपुर, और करछम, ये कहाँ पे है, किन्नौर में। ये शीप ब्रीडिंग फार्म है। और वन रैम सेंटर एट नगवाई। रैम क्या है, ये भी एक शीप की वैरायटी है, और कहाँ की है ये, रशियन है ना ये, रैम है तो वही है, भेड़ी है। तो इसके कहाँ पे है, नगवाई में। और एक होता है हॉगेट्स होता है ना, ये भी क्या होता है, छोटा सा होता है ना, भेड़ू टाइप, ठीक है। तो इसकी बड़ी डिमांड रहती है ना। तो यहाँ देखो सोवियत मेरिनो एंड, हाँ अमेरिकन रैम बुलेट, ये है सोवियत है मेरिनो, एंड अमेरिकन कौन सी है, रैम बुलेट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके साथ साथ क्या है, 9 शीप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर। तो 9 क्या है शीप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर, और जिसकी प्रोडक्शन कितनी है, 15,15,000 टन। अब देखो एक है एंगोरा रैबिट फार्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगोरा क्या है, एक वैरायटी ऑफ रैबिट, और ये कहाँ पे है, कंदवारी कांगड़ा में, और नगवाई कहाँ पे, मंडी में। और एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है, जो छोटे छोटे हॉर्स होता है ना लाहौल स्पीति की, कहाँ पे है, लारजी। लारजी कहाँ पे है, लारी, लाहौल स्पीति में। और एक याक ब्रीडिंग फार्म है, ये भी कहाँ पे है, लारी में। ठीक है जी, देखो शी ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है, करछम, ताल एंड सरोल एंड जूर, इसमें तो जो सरोल नहीं लिखा हुआ है ना। और एंगोरा रैबिट कहाँ पे है, कंदवारी एंड नगवाई। और हॉर्स एंड याक कहाँ पे है, लारी में। वेलफेयर स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक, अब इनके लिए वेलफेयर स्कीम है। देखो जी कितनी कितनी सारी स्कीम है, अगर सारी स्कीम एक एक स्कीम ले लो ना, तो धंधा बढ़िया चल सकता है गाँव में। हाँ? अगर देखो आपके पास सारी स्कीम हो एक एक करके, है ना, एक बकरी पालने वाली ले लो, एक मुर्गी पालने वाली ले लो, है ना, और एक पॉली हाउस ले लो, एक ये ले लो, मछली पालन ले लो, सारी स्कीमें ले लो सब्सिडी पे। पर लेना मत आओ, पता चल क्या बन जाए किसान।
तो देखो जी अब यहाँ पे, तो लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग बिलोंग टू फैमिली, बीपीएल फैमिली। अब अगर इनकी काव होगी ना, तो इनको भी क्या मिलेगा, राशन मिलेगा गाय को। और जो लास्ट 3 मंथ होगा उनकी प्रेगनेंसी में, तब मिलेगा कितना, 3 kg पर डे ऑन 50% सब्सिडी। क्लियर है जी बात। गाय माता को लास्ट के 3 मंथ में 50 किलो खाने को मिलेगा 50% सब्सिडी में। और जिसका मकसद क्या है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना और रिड्यूस द इंटर कार्विंग पीरियड, एक होता है ना लंबा टाइम मिल जाए, और इम्प्रूव हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट काउ। उसके बाद है जी उत्तम पशु पुरस्कार योजना। लगती है ना एग्जीबिशन, जिसका पशु बहुत स्ट्रांग होगा, कौन ऐसा ऐसा गाय होगी जिसकी जो 15 किलो लीटर में दूध देती होगी, उसको मिलेगा अवार्ड। कितना, 50 लाख टू फार्मर हैविंग मिल्क कैटल बफलो विद मिल्क प्रोडक्शन 50 लीटर पर डे। बताओ जी, एक ऐसी गाय पालो 20 किलो दूध हो और 50 लाख रुपए इनाम मिल जाए बस, है ना। और अंडर दिस स्कीम इंसेंटिव ऑफ 1000 पर बेनिफिशियरी पर एनिमल, ये कुछ ज्यादा ही हो गई, है ना। अब है जी, ये देखो, ये मुर्गियों की स्कीम है ना, इसको थोड़ा ज्यादा तवज्जो न देना इस पे, क्योंकि इससे कौन ही पूछेगा। पोल्ट्री डेवलपमेंट क्या है, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए देखो जी क्या मिलेगा, 50 से 100 नंबर तक के 3 वीक ओल्ड छोटे छोटे चूजे मिलेंगे। लो टेक्नोलॉजी इनपुट वाले हो गए, छोड़ो जी अब, ठीक है ना। और 200 चिक्स और मिलेंगे किसमें, 900। अब क्या पड़ेगा बताओ इसको। पर मैं बताऊँ ना, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये 200 वाली स्कीम है ना, किसके लिए है, तो आपने याद रखना किसके लिए, ये बीपीएल फैमिली के लिए। और 10,000 रुपये पर बेनिफिशियरी मिलेगा जी। और एक है जी हिम कुकुट प्लान योजना। कुकुट क्या होता है, मुर्गा। देखो मुर्गे की कितनी वो कर रखी है, तो यहाँ पे कितनी है, 60% सब्सिडी किसके लिए, एक कैपिटल इन्वेस्ट, एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। देखो एक बारी लगाना है, बहुत सारे मुर्गे लेकर आने हैं, वो वहाँ मिलेंगे 60% सब्सिडी। फिर साथ में उनको खाना खुना खिलाना है, तो ये दोनों के लिए काम होगा, हिम कुकुट प्लान योजना। उसके बाद है जी इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर भी किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे, पोल्ट्री के लिए। तो इसमें भी छोड़ दो, आप सीधा लिख लो कि इसमें अगर मिलेगा, इसमें कितना का मिलेगा, 15,000 रुपए का। और उसके बाद है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, पता है ना, ब्रॉयलर बोलते हैं इनको, हाँ ये भी है जी। इसमें कितने मिलेंगे, 604 वीक ओल्ड। तो उसको छोड़ दो, आप स्कीम का नाम याद रखना, पर इतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको भी मेंस में लिखने को आएगा ना सर, तो वहाँ लिख सकते हैं 1-2 स्कीम जितनी आपको याद आएगी, पर प्री में तो ऐसा कौन ही होगा जो प्री में से क्वेश्चन बनाएगा, है ना। अब अगली अगली स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सुना आपने स्कीम, स्कीम का नाम। देखो ये ना हमारी जो करंट सरकार है उसका बड़ा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। देखो गोकुल, मैंने गोकुल स्कूल में पता क्या, एक तो ना, एक तो क्या करना है देश के अंदर, ये शब्द लिखा ना, बोवाइन किसके लिए यूज होता है, बफलो के लिए होता है ना, बफलो के लिए होता है ओवरऑल, क्योंकि वैरायटी है ना इसकी अलग अलग से। तो एक तो क्या करना है कि जो ये बोवाइन वाला है, उनकी जो दूध की कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। अब साथ ही साथ क्या है कि जैसे ये ना कि हाई जेनेटिक मेरिट मुरा बफलो बुल, तो साथ में क्या करना है, जो बुल होता है ना ब्रीडिंग के लिए, उनको भी प्रिजर्व, उनको भी लेकर आना है। तो एक तरफ किसकी बात हो गई यहाँ पे। अब देखो मुरा बफलो के लिए ये ब्रीडिंग फार्म कहाँ बनाई है, उन्ना में। समझ गए बात। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, बोवाइन। और बोवाइन के लिए क्या है, ब्रीडिंग सेंटर करना है तैयार, और उसमें मेन फोकस किस पे किया जाता है, बुल पे। और उसके लिए कहाँ पे सेंटर बनाया गया है, उन्ना में। ठीक है जी बात। उसके बाद है जी गोकुल ग्राम इन डिस्ट्रिक्ट उन्ना। तो गोकुल ग्राम भी कहाँ बनाया है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में है, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल रियरिंग इन दिस स्टेट। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, इंडिजिनियस कैटल्स की, है ना।
और इसमें देखो ना, टू प्रमोट कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडिजिनियस कैटल एंड नेचुरल फार्मिंग, तो ये सारा काम आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम। अब इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल क्या बनाएगा, सीमन बनाने की बात की जाएगी, है ना, जो लोगों को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है बाद में। उसके बाद है जी प्रोजनी टेस्टिंग। इसमें किसकी बात की गई है, जर्सी गाय होती है ना, और ये कहाँ पे है, इसके लिए कहाँ काम किया है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसके कम से कम 115 वेटनरी है। तो वहां पे किसकी बात की गई है कि जो यहाँ की गाय है, देखो पहला पार्ट किसके लिए था, बफलो के लिए, और सेकंड किसके लिए हो गया, गाय के लिए। अब उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। अब देखो ना, एक बात है, हमारे ना दो पहाड़ी गाय जिसको बोलते हैं ना, लोकल गाय, इसकी दो वैरायटी है, कौन सी, साहिवाल एंड रेड सिंधी। अब ये क्या चाहते हैं कि देखो, एक तरफ से हम इनको प्रिजर्व भी करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई, जो एम्ब्रियो वाली टेक्नोलॉजी है ना, उसके द्वारा क्या होगा कि जो हमारे ये जो लोकल गाय है, इनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। देखो तीनों पे काम हो रही है। एक कौन हो गया, बोवाइन, तो बोवाइन में क्या आ गया, बफलो, और उसके बाद क्या हो गई, जर्सी गाय, और उसके बाद क्या हो गया, तीसरे लेवल पे क्या आ गई, जो लोकल ब्रीड है उसके भी क्या करना है, एम्ब्रियोइक लेवल पर क्या करना है, मतलब जेनेटिक लेवल पर ही समझ लो, उसको प्रिजर्व रखना है। और कौन सी दो वैरायटी है, साहिवाल एंड रेड सिंधी, है ना। तो ये है। और द सेंटर एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग कहाँ पे बना है, उन्ना में। देखो तीनों चीजें बड़ी क्लियर है इसमें, सिर्फ एक ही चीज है जो कि कहाँ पे है, कांगड़ा में है। बाकी देखो ये ब्रीडिंग फार्म मुरा बफलो का कहाँ पे है, उन्ना में है। गोकुल ग्राम भी कहाँ पे है, उन्ना में है। और ट्रेनिंग कम एक्सीलेंस सेंटर भी कहाँ पे है, उन्ना में है ना। और ये प्रोजनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम है, सिर्फ ये कहाँ पे है, कांगड़ा में, जो कि यहाँ के 800 रेवेन्यू विलेजेस में काम कर रहा है। ठीक है ना बात। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा बैलेंस ये कर दिया, यहाँ पे तीनों चीजें कर दी इसमें, बफलो की भी, और जो गाय भी होती है, और साथ में किसकी कर दी, इंडिजिनियस जो पहाड़ी गाय है उनकी बात की गई इसके अंदर। तो ये बड़ा अच्छा स्कीम है। बल्कि इसके लिए सरकार, पता है ना आपको, एक सेस भी लगाती है ना। अगर हिमाचल में लगता है सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है गौ प्रोटेक्शन के लिए ना। चलो जी, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। अब नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर क्या आएगा, गोट आ सकता है, पिग आ सकता है। तो हिमाचल में क्या है, रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम। इसमें पता है क्या, देखो 90% कौन खर्च करेगा, सेंटर, 5% कौन करेगा, स्टेट, और सिर्फ 5% कौन करेगा, फार्मर। और उसी तरह से किसके लिए, पिग के लिए, इसमें भी सेम है, 90% सेंटर, 5% स्टेट एंड 5% फार्मर। और नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। तो लाइफ स्टॉक के साथ भी क्या है, रिस्क है, तो इंश्योरेंस को भी दी जाती है। 60% सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल एंड पैक एनिमल एपीएल फैमिली, वाइल 80% किसको दी जाती है, सब्सिडी प्रोवाइडेड टू बीपीएल एंड SC/ST कैटेगरी। दो तरह की सब्सिडी मिलती है, जनरल कैटेगरी को 60% है, और बीपीएल SC/ST को कितनी है, 60% 2021-22 के लिए। तो 20,000 एनिमल इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल फॉर एनिमल डिजीज। एनिमल डिजीज के लिए क्या है, इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम ही होगा ना मेन। तो वैक्सीनेशन फैसिलिटी दी जाती है, 90% सेंट्रल शेयर एंड 10% किसका है, स्टेट। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज रैम टू शीप ब्रीडर्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब सरकार क्या देती है, ये जो बाहर की वैरायटी है ना, ये रैम हो गया है ना, और ये दूसरी हो गई, इनको देती है लोकल लोगों को, किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो इससे क्या होगा, जो लोकल लोकल ब्रीड है ना, उसका क्या होगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगा। हम क्या चाहते हैं कि लोकल जो कुछ भी लोकल की ब्रीड है शीप की, तो उसके साथ अगर मीटिंग किसी कराई जाएगी, बाहर की जो है, जैसे USA की है, रशिया की है, तो उससे क्या होगा, सबसे पहला क्या फर्क पड़ेगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट एंड इंडिजिनियस ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड। दूसरा क्या होगा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मीट एंड वुल। और तीसरा क्या है, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रीडिंग अमंग द माइग्रेटरी शिप। 3 बेनिफिट हो गए। अब देखो इसके लिए स्कीम कितनी, अंडर दिस स्कीम 60% सब्सिडीज प्रोवाइडेड। कितनी परसेंट देगी, 60% सब्सिडी, क्या खरीदने के लिए, मैक्सिमम 2 रैम बेनिफिशियरी, 2 रैम किस शीप मिलेगी,
बट किसको मिलेगी, बट उसके पास ऑलरेडी कितनी होनी चाहिए, 50। जिसके पास पहले 50 शेप्स है ना, उसको क्या मिलेगी, 2 फॉरनर, ठीक है जी। और जिसमें कितनी मिलेगी सब्सिडी, 60%। और जिससे बेनिफिट क्या होगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और जो ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है जी कृषक बकरी प्लान योजना। देखो कितनी योजना है बताओ। अरे यहाँ ना देखो, अब क्वेश्चन पता क्या बनता है, ये जो 3-4 नाम लिखे हैं ना यहाँ पे, ये किसकी वैरायटी है, बिथल, सिरोही, जमुनापरी, व्हाइट हिमालयन लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड। क्लियर है ये बात। तो ये किसके 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 टाइप है, ये बकरी के, बित्तल, सिरोही, जमुनापरी, व्हाइट हिमालयन, और बाद में बेचारी काट के खानी है ना, तो जो मर्जी हो। अब इसमें सरकार क्या करती है, सब्सिडाइज रेट पे देती है, किसी को 11 किसी को 5, किसी को 3। 11 के साथ 10 मेल, 10 फीमेल, 1 मेल, है ना, 4 और 1 का रेशो, और 2 में ये ठीक है, 2 फीमेल और 1 मेल। क्लियर है ना बात। और देख लो, अगर आपको चाहिए होगी तो संपर्क कर सकते हो सरकार से। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर द इंश्योरेंस बिसाइड द फीड एंड फूडर ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। लो जी। और बकरियों को भी अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में इनको भी थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किससे बनता है, जो इसकी ये वैरायटी है। नेक्स्ट है जी रूरल बैकयार्ड शीप डेवलपमेंट स्कीम। एक और है जी गांव वाले लोगों के लिए। क्या अब क्या ले लो, भेड़ ले लो। उसमें कितनी है, शीप यूनिट ऑफ 10+1, 10 फीमेल और 1 मेल। और कितनी सब्सिडी है, 95% सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ द स्टेट। एनिमल भी हो गए। अब आओ जी किसमें, मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री। मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, तो हिमाचल में क्या है, 1084 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सही है ये चीज। तो ये क्या करती है, अपने लिए क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जिसमें से क्या है, 220 वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव ऑल्सो फंक्शनिंग। अब देखो, अब ये भी बात बनती है ना, हिमाचल में वुमेन के लिए क्या हो रहा है, तो कैसे वुमेन काम कर रही है। तो 220 वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन कर रही है। और 22 मिल्क चिलिंग सेंटर, ये क्वेश्चन बनता है, कितने चिलिंग सेंटर है, 22। और जो 22 चिलिंग सेंटर है ना, इतना ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं, पर ये रख लो यार, 1 लाख करीब करीब, जैसे 91,500 मिल्क पर लीटर पैदा करते हैं। और 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हैविंग अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख पर लीटर पर डे। तो अभी फिलहाल कितना रखना है आपने, कितने हैं, 11 मिल्क चिलिंग सेंटर। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1 मिल्क पाउडर प्लांट 5 मेट्रिक टन का कहाँ पे है, दत्तनगर। दत्तनगर कहाँ पे है, शिमला में। 1 कैटल फीड प्लांट है 16 मेट्रिक पर डे, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। बोर, ये कहाँ पे है, हमीरपुर में। और मिल्क फेड इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग मिल्क पाउडर, बनाता है, घी बनाता है, बटर बनाता है, पनीर बनाता है, खोया बनाता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि इसका इन्होंने ब्रांड नेम क्या दिया इसको, हिम। हिम खोया। खाया आपने कभी हिम खोया, इसी दर ही मिलता है किताब में। ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट है जी न्यू इनोवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड। अब नई नई इनोवेशन कर रहा है ये मिल्क फेड वाले। क्या बना रहे हैं, पंजीरी। पता है पंजीरी क्या होती है, नहीं पता। पंजाब वाली होती है, होते हैं ना लड्डू जैसे होते हैं। नहीं नहीं, वो होता है, हाँ, खाइए ना आप लोगों ने पंजीरी। चलो जी, वैसे पंजाब में ज्यादा खाते हैं इसको, पंजीरी। बेकरी बिस्किट, सेविया एंड पास्ता, ये सारा कौन बनाता है, फॉर वेलफेयर डेवलपमेंट। कहाँ मिलता है ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। आंगनबाड़ी बता ना, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी किसका पार्ट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके लिए बनाती है पंजीरी, बेकरी बिस्किट, सेविया एंड पास्ता। और 2021-22 में मिल्क फेड हैज मैन्युफैक्चर्ड सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड पंजीरी। फोर्टिफाइड समझते हो क्या होता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। हाँ, तो इसमें क्या डाला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
कंप्लीट कौन से वाले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या बोलता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, है ना। जैसे उसमें डाल रखा होता है नमक में आयोडीन, है ना, तो वो भी क्या है, फोर्टिफाइड है वो, तो उसको क्या बोलेगा हम, फोर्टिफिकेशन। जैसे एक टर्म आती है ना, हिडन हंगर, तो हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि इंसानों को खाना तो मिल जाता है बट उसको क्या नहीं मिलती, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, तो वो किससे पूरे किया जा सकता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। और स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड फोर्टिफाइड बेकरी बिस्किट एंड व्हीट सेमिया, गेहूं के सेमे मिलती है ना। ड्यूरिंग 21-22 टू इम्प्रूव द डेयरी एक्टिविटी इन द स्टेट, वन न्यू प्लांट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि 50,000 लीटर पर डे कैपेसिटी का कहाँ पे बनेगा ये, मंडी में, और एक और 50 लीटर कैपेसिटी का कहाँ बनेगा, चक्कर, चक्कर भी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, चक्कर शिमला में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ सबके लिए सप्लाई करें, किसके लिए, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मंडी में दो दो प्लांट लगे हुए हैं, एक मंडी में ही है और एक कहाँ पे है, चक्कर में। और एक बेकरी बिस्किट प्लांट है 6 मेट्रिक पर टन, ये कहाँ पे है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, कांगड़ा में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं अभी के लिए, क्लियर है जी बात। तो 50,000 का मंडी में, 50,000 का कहाँ पे, चक्कर में, और बेकरी बिस्किट वाला कहाँ पे है, कांगड़ा में। अब है जी मछली, फिश, न्यू इनोवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये तो हो गया ना, फिशरी एंड एक्वाकल्चर। और देखो हिमाचल क्यों फेमस है, क्योंकि देखो कुछ ब्रीड ऐसी है जो किस में रहती है, फिर ठंडे पानी में और बहते हुए पानी में, ग्लेशियर वाला पानी होना चाहिए, साफ होना चाहिए और बहता होना चाहिए। तो इनमें देखो 4 वैरायटी जो बड़ी फेमस है। सबसे फेमस कौन सी है, ट्रॉट, एक्सोटिक ट्रॉट, एक्सोटिक क्यों बोला गया, क्योंकि बाहर से लाई गई है। और एक है शिजोथोरेक्स और एक है गोल्डन मशीर। तो ये तीनों नाम आपने इसलिए याद रखना है, शिजोथोरेक, गोल्डन मशीर एंड एक्सोटिक ट्रॉट। इसकी खास बात क्या है, एक तो ग्लेशियर वाला वाटर चाहिए, ठंडा चाहिए, और क्या चाहिए, बहता हुआ चाहिए। कहाँ मिलते हैं वैसे ट्रॉट हिमाचल में, पब्बर में और बरोट में। तो और एक है कि देखो ना, ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये ट्रॉट फार्मिंग प्रोजेक्ट है ना, किसकी असिस्टेंस से लगे, ये नॉर्वे, इंडो नॉर्वेन ट्रॉट फार्मिंग प्रोजेक्ट। अब देखो ये तो देखो मिलती कम है ना, मिलती कम है ना, ये ट्रॉट हो गई। अब इसके बाद जो ज्यादा प्रोडक्शन होती है ना, वो कहाँ पे होती है, गोविंद सागर एंड पोंग डैम, चमेरा एंड रंजीत सागर। तो इनमें ज्यादा होती है किस पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से, गोविंद सागर, पोंग डैम एंड चमेरा एंड रंजीत सागर। बल्कि क्वेश्चन भी आया था ना एक बार, इसमें इस वाले सर्वे में नहीं है, आज से 3-4 पहले सर्वे में आया था, एक दो सर्वे में 2-3 बार साल पहले आया था कि ना, ये जो एक है गोविंद सागर वाला, एक है पोंग डैम वाला, इनकी अलग अलग वैल्यू है। पोंग डैम वाली है किसके लिए, उसकी वैल्यू मनी की वैल्यू में महंगी बिकती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पर स्क्वायर जो एरिया है, यूनिट एरिया है, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, वो कौन सा है, गोविंद सागर। तो अभी इस सर्वे में इस बारे नहीं लिखा है इन्होंने, बट जिस साल लिखा था ना, उस साल क्वेश्चन इसी सेंस में पूछा हुआ था कि, लग रहा है पता, अगर तो वैल्यू वाइज करेंगे हम, तो वैल्यू वाइज कहाँ की ज्यादा फेमस है, पोंग डैम जो ज्यादा मनी देती है। और अगर जहाँ ज्यादा प्रोडक्शन है वो कौन सी है, गोविंद सागर वाली, ठीक है ना। और हिमाचल में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लाइवलीहुड डिपेंड करती है कुछ फार्मर से, कितना है, 5,902 फार्मर। इतने जो किसान है वो किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, फिश पे। और फिशरी हैज कंस्ट्रक्टेड कार्प एज वेल एज ट्रॉट सीड प्रोडक्शन। जो कार्प्स होता है ना, छोटी छोटी मछली होती है ये, और उनकी और ट्रॉट की सीड प्लांटेशन भी है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इस पे। और क्या है, फिंगर लिंग 70 mm, ये भी क्या है, कार्प्स है, कॉमन कार्प्स, इंडियन मेजर कार्प्स एंड रेनबो ब्राउन ट्रॉट्स। तो ये सारे हिमाचल में मिलता है और गवर्नमेंट इनको प्रमोट भी करती है। वेरियस स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर। अब देखो सबसे पहले क्या है, इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम। अब इनको ना देखो, इंश्योरेंस और वेलफेयर स्कीम पता क्यों देनी पड़ती है, जो फिशरमैन होते हैं ना, जब एक पीरियड होता है ना, जब 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 जैसे बोलते हैं ना कि उनका एक टाइम होता है
जब इनके जैसे ब्रीडिंग पीरियड होता है ना, जब ये अंडे छोड़ते होते हैं अपने, तो उस टाइम बंद कर देते हैं उनको, कि आप उस टाइम क्या कर सकते हैं कि फिशिंग नहीं कर सकते। तो एक पीरियड माना जाता है जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उस पीरियड को जो उनकी वो होती है इकोनॉमिक लॉसेस हो जाता है, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिर सपोर्ट करती है। तो अब देखो, फिशरमैन कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 5 लाख इज गिवन इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। और जो उनके पास गियर एंड क्राफ्ट है, जो उनके सामान होते हैं ना, जैसे वो फिशिंग करते हैं, अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाए तो कितनी सब्सिडी मिलती है, 50% अंडर द रिस्क फंड स्कीम। देखो, अगर खुद की मौत हो जाए तो कितना मिलेगा, 5 लाख। अगर उनके जो टूल्स है अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाए तो जो उसकी कॉस्ट होती है उससे कितना मिलेगा, 50%। और कॉन्ट्रीब्यूटिव सेविंग स्कीम हैज बीन, तो इनके लिए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिव सेविंग स्कीम भी है। जैसे कॉन्ट्रीब्यूटर क्या हो गई, कुछ पैसा कौन डालेंगे, ये लोग, और कुछ कौन डालेंगे, सरकार। और इसको सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम नाउ, इसको क्या नाम दे दिया है, लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट सपोर्ट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिविटीज ट्रेडिशनल फिशर फैमिलीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज ड्यूरिंग द फिशिंग बैन और लीन पीरियड। तो कौन सा पीरियड होता है, एक तो फिशिंग बैन कर दी, बैन किस लिए कर दी, नेचुरल पर्पज से कर दी। और एक क्या है, उसका एक लीन पीरियड आता है, जैसे मान लो बरसात आ गई, थोड़ी कैलेमिटी कंडीशन है, तो उस टाइम के लिए क्या है, तो ये किसके अंदर आती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और नेक्स्ट है जी ट्रॉट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। तो ट्रॉट के लिए अलग से सरकार काम चलाती है, इंश्योरेंस वगैरह। तो इसको ऐसे कोई स्कीम तो है नहीं इसमें खास। तो इसमें क्या है कि रेशो कितनी होती है, 65 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। और इसको कौन करता है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी। तो अब लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, कौन सा, फॉरेस्ट। सबसे बड़ा चैप्टर यही है आपके इसका, इस सर्वे का, है ना। पर इसमें ना इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेशन है ये। और देखो फॉरेस्ट का पता क्या होता है ना, अब जैसे हमारी बुक क्या है, हो सकता है उसमें थोड़ा थोड़ा जो डाटा हो अलग से हो, क्योंकि क्या होता है ना, हर बारी थोड़ा ये फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस टाइम हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है, 37,947 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 37,947 किलोमीटर है, जो कि कितना एरिया है, 68.16% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यह है एरिया। अगर करेंगे हम फॉरेस्ट की बात, नंबर ऑफ प्लांट जो कैनोपी बनाते हैं, वो कितना है, 28.60%। अब टारगेट क्या है, उसको बढ़ाना है हमें, और बढ़ा के कितना करना है इसको, 30%। और कब तक करना है, 2030 तक। और 2030 तक क्या गोल मिला हमें, एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये सारा डाटा, जितना ये डाटा है ना, इसमें से क्वेश्चन पूरा पूरा आता है, मेरे को पूरा याद होना चाहिए। और कितना स्क्वायर किलोमीटर में है, कितना ये परसेंटेज में, और कितना हमारा फॉरेस्ट है, कितना हमने बढ़ाना है और कब तक बढ़ाना है, और किसका ये पार्ट है। अब नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट प्लान प्रोग्राम एक्टिविटी एज अंडर द फॉरेस्ट प्लांटेशन। अब देखो स्टेट प्लान के लिए 2 स्कीमें हैं, एक है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, एक है कैंपा। कैंपस सुना है आपने, कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्या मतलब है इसका, कैंपा क्या क्या करता है। और देखो ना एक बात और है, हमारे जो सिलेबस में ना फॉरेस्ट के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर रहेगा, है ना, मेंस में। तो अगर तो पढ़ेगा हम कि फॉरेस्ट किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारे पढ़ेगा आप मेंस वाली बुक में। और जो भी करंट की स्कीम है ना, सारी यही है, इससे ऊपर एक भी स्कीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और बल्कि हमने इस बुक के अंदर क्या कर रखी है, सर्वे में से डाल रखी है ना। तो अगर आप इसको सही पढ़ोगे ना, तो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो टाइप्स तो हम पढ़ते ही, ज्योग्राफी पढ़ते ही है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट, वो है बिल्कुल कन्वेंशनल पार्ट। अगर इसका जो करंट पार्ट है वो सारा कहाँ पे, इसी के अंदर है, तो इसलिए इसको और सीरियसली पढ़ना। तो देखो कैंपा पता क्या करता है ना, जैसे हिमाचल में क्या कि बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, कहीं से रोड बन रही है ना, कहीं पे कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसमें फॉरेस्ट तो कटना ही कटना है। या तो फॉरेस्ट कटेगा या तो फॉरेस्ट एरिया जाएगा। आपने देखो ना, जब भी कोई सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए एनओसी किससे लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार के बीच में बीच में क्या आ गया, कैंपा आ गया एक। अब कैंपा क्या करता है कि अब देखो, जैसे आपको एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ये सड़क बन रही है यहाँ पे, परमाणु से लेकर शिमला तक सड़क चौड़ी हो रही है, तो इसमें बीच बीच में किसका एरिया आ रहा है, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट कट रहा है। अब ये कि इनकी क्या फिलोसफी है कि एक तो मैं प्लान करना है, इसको प्लानिंग करनी है कि कितना फॉरेस्ट कटना चाहिए।
और एक करनी है फंड मैनेजमेंट, जो फंड आएगा उसको कैसे मैनेज करना है। अब एक करनी है एफॉरेस्टेशन। अब जो फंड आएगा ना, अगर 100 पेड़ इस एरिया में कट गए तो 100 पेड़ कहाँ लगाने, किसी और एरिया में। मेरे बात देखो, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन। तो ऑब्वियसली जहां तो सड़क बन गया हो तो कर नहीं सकते, तो या उसके साथ साथ कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आगे के लिए ठीक रह जाए वो। मतलब होता नहीं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, 100 पेड़ काटे और 100 ही लग गया। तो इसके लिए देखो एक शब्द है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। क्यों एफॉरेस्टेशन हो रही है, कंपनसेशन किसकी, जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो क्या है अपने आप में ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। दूसरा है फंड मैनेजमेंट, फंड को कैसे मैनेज करना है। और तीसरा क्या है, प्लानिंग अथॉरिटी, फिर प्लान करना है। तो सरकार क्या बोलते हैं कि हम सड़क इतना इतना सड़क बना रहे हैं, उसके लिए क्या करेगा, हम आपको फंड देंगे, और उस फंड को कहाँ यूज करोगे आप, कंपनसेटरी ए फॉरेस्टेशन। उस फंड को कहीं और ही लगाओगे, कहाँ लगाओगे, उसी में लगाओगे, साथ में क्या करोगे, प्लानिंग एक्टिविटी। तो इस कैंपा का बहुत ही, इस कैंपा का क्या होना है कि अगर ये सही लेवल पे एक्टिव होगा ना तो ही काम करेगा ये। तो अगर हिमाचल में देखें ना, बहुत ज्यादा काम करता है कौन, कैंपा। अगर ना पता, सरकार, और इधर कौन है, फॉरेस्ट, और जो बीच में जो असल में जो काम करता है वो कौन है, कैंपा। एक है नेशनल ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एक नेशनल लेवल पर है। और सरकार किसके लिए काम करती है, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो जो सरकार जो लैंड होती है ना, जहाँ पे वो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कैटल जाता है ग्रेजिंग के लिए, उसकी भी काम करती है। अब एक होता है वन महोत्सव एट स्टेट सर्किट एंड डिवीजन लेवल। वन महोत्सव समझते हो ना, एक सेलिब्रेशन, वो टाइप सेलिब्रेशन टाइप के, मैं किस तरह से लोगों को अवेयर करना है उसको बचाने के लिए। और एक न्यू स्कीम है सांझी वन योजना। सांझी का मतलब क्या होगा, सांझी का मतलब पता क्या होगा ना, जो ये वन है ना, जो संपदा, वन संपदा है, सांझी मतलब सरकार की भी है ये, गांव के लोगों की भी है, पंचायत की भी है, महिला मंडल की भी है, और जो यूथ है उनका भी है। तो इसमें सभी को अपनी भागीदारी देनी चाहिए इसकी प्रोटेक्शन में। तो ये स्कीम हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो अगर एक क्वेश्चन आता ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे, सरकार गवर्नमेंट उसमें पूछते हुए कमीशन में है, क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, है ना, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखोगे ना, इस आंसर को आप शुरू से लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन क्या बन जाएगी आपकी, हिमाचल पर के इतना इतना फॉरेस्ट है, इतना फॉरेस्ट एरिया है, एंड इतना हमने टारगेट रखा हुआ है जो कि हमने अचीव करना है ना। और एक लाइन लिख लो चैलेंजेस, और फिर आता सीधा सीधा पॉइंट में कि सरकार ने क्या कर रखा है। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करोगे आप, कैंपा से, है ना। कैंपा भले ही देखो ऐसा तो नहीं फॉरेस्ट का लॉस नहीं होगा, बट साथ में कौन आएगा, कैंपा एंड नेशनल फॉरेस्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जी, प्लांटेशन ड्राइव में किसको इन्वॉल्व किया गया है, महिला मंडल को, युवक मंडल को, लोकल पीपल को, एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस को। इनको क्या काम दे दिया कि तुम आओ आगे और तुम भी हमारे साथ प्लांट लगाओ। और सरकार ने टारगेट कितना रखा था, 14,000 हेक्टेयर का 2021-22 के लिए, बट 13,000 हेक्टेयर क्या कर दिया है, 2021 में ही अचीव कर दिया है। देखो जी, तो आंसर देखो अपना भी बन रहा है ना, अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। देखो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है हिमाचल के लिए। अगर फॉरेस्ट की हम पढ़ते हैं ना, डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी आपके मेंस के सिलेबस में है, डिजास्टर प्रोफाइल। और जो डिजास्टर प्रोफाइल है ना, उसके अंदर एक चीज क्या आती है, फॉरेस्ट फायर। डिजास्टर बताइए ना, जैसे फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अवलांचेस हो गया, सारे क्या है, डिजास्टर। एक डिजास्टर कौन सा आता है, फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर की खास बात ये दोनों ही है, ये मैन मेड भी है और नेचुरल भी है, मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। तो इसको रोकने के लिए सरकार बड़े सारे काम करती है। फॉरेस्ट आर एक्सपोज पेरिल्स ऑफ फायर, इलिसिट फेलिंग, एनक्रोचमेंट, और ये सारा काम करती है। तो सरकार क्या लगा रखी है, चेक पोस्ट एंड एट सेंसिटिव प्लेसेस विद सीसीटीवी। तो सरकार ये कर चुकी है। उसके बाद है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब क्या ले रखी है सरकार ने, बहुत सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ले रखे हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क है फॉरेस्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम के अंदर। तो ये प्री मेंस के लिए ज्यादातर। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चर फेलिंग सब्सिडरी सिल्वीकल्चर ऑपरेशन। ये क्या, सिल्वीकल्चर समझते हो आप, सिल्वीकल्चर में क्या होता है, जो हमारे पेड़ है ना, कौन से वाले, खैर,
चील एंड साल, इनको सरकार अलाउ करती है काटने के लिए, काट लो इनका, और साथ बाद में क्या करते हैं, इनको बेच लो। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए किसको यूज करना, अपने फॉरेस्ट को। और वो भी कौन से वाले फॉरेस्ट है, खेर, चील एंड साल। अगर आपने देखो ना, हिमाचल में हर एक पेड़ को काटने की परमिशन होती है, जो ये होता है ना, जैसे शिमला में नहीं लगे हुए पेड़ हो, ये इन्हीं में से तो एक ये चील वगैरह, साल वगैरह है ना। तो इसको क्या बोलेगा हम, तो अभी ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कितनी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको, कितने डिवीजन में इसको होता है ना, डिवीजन होता है ना, जहाँ पे कौन बैठता है, आरएफओ, आरएफओ बैठता है ना वहाँ पे, आरएफओ बैठता है, नहीं नहीं, वहां बैठता है डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो एक डिवीजन बंटे हुए हैं हिमाचल में अलग अलग से। तो अब देखो, नूरपुर रेंज ऑफ नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन, दूसरी कौन सी है, बरहारी रेंज, ये कहाँ पे आती है, बिलासपुर में, और तीसरी कौन सी है, पोंटा, ये किसमें आती है, पोंटा में। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले सिल्वी कल्चर में, देखो टोटल अगर हमारे पैसा देखेगा ना, तो अगर हम फॉरेस्ट, जो हमारे पास पूरी फॉरेस्ट की संपदा वो कितनी है, 1.5 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ का क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट। और जिसमें से सिल्वी कल्चर किसको अभी अलाउ किया, 3 के लिए, खेर, चील एंड साल, और कहाँ पे, 3 डिवीजन में। अब है जी न्यू स्कीम, ये सारी मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक वन समृद्धा संप्रदा योजना, संवर्धन योजना, ये किसके लिए है, टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। किसको इसमें इन्वॉल्व करना है, लोकल को। देखो फॉरेस्ट चीज ही ऐसी है, जितनी बड़ी सरकार संघर्ष कर ले कुछ नहीं होता जब तक कौन इन्वॉल्व हो जाए उसमें, लोकल लोग। अब इसमें क्या कर दिया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बना दी, और विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बना दी। ड्यूरिंग करंट ईयर, plantation and soil conservation activities will be carried out in the 31 selected JFMC and VFDC as per the approved plan. Next है वन समृद्धि जन समृद्धि, ये किसके लिए है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर, ये याद रखना। देखो इसमें ऊपर क्या करे, सारे फॉरेस्ट को किसके साथ बचाना है, लोकल के साथ। और जन समृद्धि, वन समृद्धि जन समृद्धि में क्या कहते हैं, अगर ये बोल रहा है कि अगर हमारे वन समृद्ध हो गए ना, समृद्ध का मतलब ये कि जड़ से काट दो उनको, तो उनके पास क्या होना चाहिए, नॉन टिम्बर होना चाहिए। नॉन टिम्बर में क्या होता है, उनके जो फ्रूट्स हो सकता है, उनके पत्ते हो सकते हैं, है ना, जो जो भी उनके पेड़ के जो जो भी पार्ट्स काम आ सकता है, उसको क्या बोलेगा हम, नॉन टिम्बर। मतलब लकड़ी के सिवाय कोई भी और चीज हो सकती है, वो किसमें आएगी, नॉन टिम्बर में। अगर हमारा प्लांट्स, अगर हमारे जंगल बड़े सही हो गए तो समृद्ध हो गए, तो किसकी समृद्धि बढ़ेगी, लोगों की, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, एक बूटा बेटी के नाम, ये स्कीम भी आती रहती है। एक बूटा बेटी के नाम का मतलब क्या, देखो इसमें 2 चीजों के प्रति इंसान को थोड़ा सेंसिटाइज करना है, एक तो नेचर के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति, और दूसरे किसके प्रति, गर्ल चाइल्ड के प्रति। देखो कितनी बड़ी बात है कि हिमाचल सरकार ने क्या कर दिया, गर्ल चाइल्ड के साथ जोड़ दिया नेचर के साथ। तो अब देखो जिस घर में बेटी पैदा होगी उसको क्या मिलेगा, कुछ उसको प्लांट्स मिलेंगे, फॉरेस्ट क्या देगा, 5 सैपलिंग देगा उसको, 5 प्लांट देगा, और साथ में देगा प्लांटिंग किट, कि आप क्या करो, चाहे अपनी खुद की लैंड में लगाना है, चाहे फॉरेस्ट की लैंड में लगाना है, किसके नाम से, अपनी बेटी के नाम से, ठीक है जी। एक बूटा बेटी के नाम। और लॉन्च कब हुई स्कीम, ड्यूरिंग 2019 एंड 20 में। और एक है स्वरिम वाटिका। अब स्वरिम वाटिका पता क्या बोलते हैं ना, जब हमारे स्टेट के 50 साल पूरे हुए, क्या मनाते हैं, गोल्डन जुबली। कब कब बना था हिमाचल फुल फ्लैश स्टेट, 1971 में। तो 2021 में क्या हो गया कि पूरे हो गया। तो अब क्या करना है कि जो छोटे छोटे कस्बे होता है ना, शहर होता है, वहां पे क्या बनाना है, छोटे छोटे वो बनाना है, वाटिका बनानी है। वाटिका मतलब पार्क टाइप, है ना। तो ये देखो, अगर आप समझो, अगर हर एक शहर में छोटा छोटा जंगल होगा तो कितना सही होगा ना। तो कितनी कितनी वाटिका बनानी है, 68 स्वर्णिम वाटिका। तो आपने याद रखना 68 हमारे एमएलए, और 68 क्या बनानी है, एक एमएलए का नाम, एक जरूरी नहीं है एमएलए का नाम, ऐसे बता रहा हूँ याद रखने के लिए, कहीं आप एग्जाम में लिख के आ जाओ पेपर में। हमारे स्टेट में एक एमएलए के लिए एक वाटिका बन रही है। द ऑब्जेक्टिव आर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है जी, जल भंडारण स्कीम। अब जल का भंडारण भी करना पड़ेगा, भंडारण समझते हो ना, स्टोरेज। तो 120 प्लेस आइडेंटिफाई किया जी। अब 3 स्कीम है जी, लास्ट स्कीम है, थोड़ा सा धैर्य रखे, अभी टाइम भी है।
देखो 3 स्कीम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये कई समय से चली आ रही है। और ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, ये देखो एक बार प्री में भी आया हुआ है और मेन से भी आया हुआ है, एक साल एक दोनों में आया हुआ है, प्री में भी और मेन से 4 नंबर का। और देखो इसमें पता क्या ना, 3 प्रोजेक्ट है ये, तीनों प्रोजेक्ट बाहर से फंडेड है ये, है ना। और देखो इसको पता क्या समझना है आपने, जो पहले वाला प्रोजेक्ट है ना, इको क्लाइमेट इकोसिस्टम क्लाइमेटिक प्रूफिंग प्रोजेक्ट, अब ये इको वाला पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना, उसको हमने प्रिजर्व करके रखना है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम समझते हो ना आप, इकोलॉजी क्या होता है इकोसिस्टम, बायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है जी बात। अगर इकोसिस्टम में से एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो जैसे मान लो एक इकोसिस्टम मान लो हमने ले लिया पूरे जंगल का, अब पूरे जंगल में पेड़ भी है, ग्रास भी है, लकड़ी भी है, और बीच में एक पॉन्ड भी है। अब देखो ग्रास बीच सही से चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, बट बीच में क्या खत्म हो गया, पॉन्ड चला गया ना, वो उस चेन से बाहर निकल गया, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अगर उस इकोसिस्टम के अंदर पार्ट है, बहुत सारे जानवर है, उसमें से एक शेर भी है, अब उस जंगल में कोई शेर ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो फूड चेन वाली हो जाएगा, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगी। अब ग्रास खाने वाले जानवर ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्रास। तो अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि कुछ चीज ऐसी भी है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम को खराब कर रही है। अब जैसे मान लो छोटा पॉन्ड था, नेचुरल वहां पानी रहता था, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो पानी वहां से चला जा रहा है। तो अब पहली जो स्कीम है उसमें हमें ये देखना है कि हमने क्या बचाना है, अपना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है ना, ये किसकी बात कर रहा है, हमने बचाना है इकोसिस्टम को, ठीक है जी बात। और देखो अभी दोबारा देखेंगे इसको। और दूसरा क्या बोलता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड। अब देखो पहले में क्या करें, हम सिर्फ नेचर को बचा रहे हैं पहले स्कीम में। दूसरी स्कीम में क्या बोल दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट लिविंग जुड़ी हुई है उस इकोसिस्टम के साथ। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूं बात। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई गांव है, अब उस गांव का सीधा लिंक है जंगल के साथ। अब उस जंगल का इकोसिस्टम अगर खराब होगा तो किसकी लाइवलीहुड पे फर्क पड़ जाएगा, उस गांव के जो जीने का तरीका है। तो इसलिए क्या करना है, अब क्या किसके लिए हमने हमने क्या बनानी है, एडेप्टेशन। ये जो गांव के लोग हैं उस चेंज हुए इकोसिस्टम के साथ ही क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। देखो असल में इन तीनों स्कीमों का मतलब पता क्या है, कि हमें अपने आप को क्या करना है, अडेप्ट करना है। तो पहले में किसको हम तैयार करें अडेप्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को ही। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इकोसिस्टम को उस क्लाइमेट के साथ चलना पड़ेगा। दूसरा किसको तैयार करना है हमने, जो उस इकोसिस्टम के साथ कौन जुड़े हुए हैं, लोग, उनकी लाइवलीहुड, है ना। और देखो जब भी हम एडेप्टेशन की बात करते हैं ना, तो किसकी बात होती है हमेशा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पैदा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारा चीज अब होगा ना दूसरी स्कीम। अब तीसरी स्कीम क्या बोलती है कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इकोसिस्टम चेंज होगा, इकोसिस्टम चेंज होगा तो उनकी लाइवलीहुड चेंज हो जाएगी। तो अब हमें कैसे अडेप्ट करना है, कि जो वहां एरिया है ना जहां पे बारिश कम हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सर्दी कम पड़ रही है, तो उस एरिया में क्या करना है, हमने फसल पैदा करनी है। लग रहा है पता। तो तीसरी स्कीम किसकी बात कर रही है, अब अल्टीमेटली हमने करना क्या है, हमने वो करना है कि जो हमारे पास बचा कुछ जो एरिया बचा है ना, जो कंडीशन बची हुई है, उसी कंडीशन में हमने क्या करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है। ये 3 स्कीमें देखो, तीनों किसकी बात कर रही है, फर्स्ट टॉक अबाउट इकोसिस्टम, थर्ड लोगों को मेंटली तैयार करना और टेक्नोलॉजिकली तैयार करना ताकि आप उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ मीट कर पाओ। और तीसरे में क्या करना है, जो अर्थ है ना, जो धरती है, उसको इतना तैयार करना है कि उस चेंज्ड इन्वायरमेंट के साथ ही क्या कर ले, वो क्रॉप पैदा कर पाए। समझ गए ना बात। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि एक बात ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो हमें 3 लेवल पर फाइट करना पड़ेगा, फर्स्ट एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम, सेकंड कम्युनिटी की लाइवलीहुड, एंड थर्ड
जहां से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इन तीनों के लिए स्कीम है, समझ गया ना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। क्या बढ़ा रहे हैं, अडेप्टेशन। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फंड चाहिए हमें। देखो ना, जैसे अभी अभी आपको बताऊं, मैं जैसे करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा रहा था ना, आपने सुना ये आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इसी की हमने एक दिन बात की थी, रियो द जेनेरियो यही है। इसकी ना भी रिपोर्ट निकली है। इसकी रिपोर्ट में ये बोला गया कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। किसकी, किसके लिए, देखो ये तो कंफर्म है, हमें पता ना, देखो हम क्या चाहते हैं, आईपीसीसी क्या बोलता है, और चाहे ये यूएनएफ ट्रिपल सी है, ये बोलते हैं कि हमारे पास 2 टारगेट है। अगर हमने अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर हमें बोले कि हमें अचीव करना है कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये चाहते हैं हमें अचीव करना, कब का, प्री इंडस्ट्रियल इरा का। और एक है लिमिट जहां से ऊपर जाना नहीं चाहते, वो कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। और एक बात इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.1 से लेकर 1.5 तक हम पहुंच चुके हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा, पहुंचने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें किससे किससे रुकना है, 2% ना हो जाए, है ना, उसे रुकना है ना। तो और देखो, अगर ये पता है तो हिमाचल किस जोन में आती है, हिमालयन जोन में आती है। तो अगर जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में आएगा कभी इसकी वजह से, तो कौन आएगा, हिमालय, है ना, ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो जाएंगे। तो अगर हिमालय आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, इकोसिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड। और तीसरी क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ। तो इन तीनों को ध्यान में रखे हुए ये तीनों स्कीमें चल रही है। तो अब जरूरी नहीं कि ये फॉरेस्ट के लिए आ सकता है, तो अब आप इन तीनों स्कीम को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो फैक्चुअल को आपका क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, कितने कब तक के लिए प्रोजेक्ट है, कौन इसको फंड कर रहा है और किसके लिए है। तो देखो पहले स्कीम, हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेटिक प्रूफिंग प्रोजेक्ट, तो कौन लगा रहा है इसको, वर्ल्ड बैंक। और कहाँ पे ये, चंबा एंड कांगड़ा में, है ना, पायलट बेस पे लगाई है ना, कि अगर यहाँ पे वर्क करेगा तो हम दूसरी जगह लगाए। कब तक के लिए है, 7 साल के लिए। कब चली है, 2015-16 में। और इसमें फंडिंग कितनी आएगी, 18.10%, एंड लोन कितना आएगा, 14.90%, किसका, स्टेट का शेयर होगा, ठीक है ना। तो 85% क्या है लोन, और 14% क्या है स्टेट का शेयर। तो सिर्फ स्टेट को कितना खर्च करना है, 14.90, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव देखो, अब यहाँ पे ना जो ये बोल्ड करके लिखा ना ऑब्जेक्टिव, ये आपको याद रखना है, रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट खराब हो गया उसको रिहैब कर लो, प्रोटेक्ट कर लो, और जो बचा है उसको क्या कर लो, सस्टेनेबल यूज कर दो, किसको, इकोसिस्टम इन हिमाचल। टू इंक्रीज द, अब क्या इंक्रीज करना है, हमने इंक्रीज करना है रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और उस फॉरेस्ट को क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट तैयार करना है, कि ऐसा तो होना ही होना है फ्यूचर में। क्लियर है बात। अब देखो जी, एंड एंश्योर फ्लो ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर सर्विसेज व्हिच बेनिफिट द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी। तो जिसके लिए अगली स्कीम है हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड। यहाँ पे क्या शब्द आ गया, लाइवलीहुड। और इसमें कितना है, 800 करोड़ का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका। और 80% क्या है लोन, 20% कौन दे रहा है, सब्सिडी। और ये हर जगह है, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शमशी कहाँ पे है, कुल्लू में है। और रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट, शिमला में। और देखो इसका एम क्या है, टू इंश्योर द फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम एंड इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट एंड पास्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी। तो किसके भले की बात करनी है यहाँ पे, उस इकोसिस्टम के साथ साथ कहाँ पे, वहां के लोगों के भी, जिनकी उसके अंदर डिपेंडेंसी है, बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, डेंसिटी, प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल एंड यूजिंग द साइंटिफिक एंड मॉडल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब तीसरा क्या है, वर्ल्ड बैंक कैंडिडेट, इसको कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। इस पे किस पे बात हो गई, रेन फेड एग्रीकल्चर पे। तो वर्ल्ड बैंक का है ये 650 करोड़ का है। अगेन 80% लोन, 20% जाएगा स्टेट से, 7 साल के लिए है। 900 ग्राम पंचायत कहाँ पे, शिवालिक एंड मिड हिल एग्रो क्लाइमेटिक जोन,
अब इसमें क्या होगा, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड कंप्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 2 लाख हेक्टेयर नॉन अरेबल एंड टू 20,000 हेक्टेयर ऑफ अरेबल लैंड। होता है ना, जो यूज करने वाली ना यूज करने वाली लैंड है, मतलब कहने वाला है कि हमें ये काम करना पड़ेगा, जिस लैंड में कुछ नहीं भी होता ना उसमें कुछ पैदा करना पड़ेगा, है ना। और वो फिर से कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मनी। हाँ, तो मैं बता रहा था ना आपको, जो आईपीसीसी जो बोल रहा था, वो बोल रहा था कि इंडिया बड़ा अच्छा कर रहा है काम, बट ये काम नहीं कर रहा है कि जो फंड है ना, फंड पैसे का, वो उतना नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए। तो जितने हम ये पढ़ रहे हैं ना स्कीम में, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, फंड की। क्योंकि जहां पे भी एडेप्टेशन की बात आएगी ना, क्लाइमेट के अगेंस्ट जाके, अब ये तो पता है कि देखो, अगर जैसे पहले मान लो वीट 20 डिग्री सेल्सियस से पैदा होता था, अब वो कितने में होगा, 21 में। तो हमें कैसा वेट पैदा करना पड़ेगा साइंटिफिकली, जो 21 डिग्री सेल्सियस में क्या करे, पैदा हो जाए। तो ये उनकी शिकायत है आईपीसीसी की, कि इंडिया कर तो बढ़िया आ रहा है, बट किससे कमी आ रही है, फंड की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जी, ओवरव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये हमने पहले पढ़ लिया है, जीबी एग्रीकल्चर का, जीबी पढ़ा था ना पहले ही। अब ये देखो नीचे कितना दिया है, परसेंटेज में दिया है 31%, 13%, 31, और आगे के लिए और कम दिया हुआ है 12 पॉइंट इतना। और शेयर ऑफ क्रॉप 7, शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक 1, है ना। शेयर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 3.52 एंड 3.26। तो ये सारा है। ग्रोथ जीबी इन एग्रीकल्चर एलाइड कितना है, एंड में कितना पढ़ा हमने, माइनस में क्या जा रहा है 12 पॉइंट, और शुरू वाले ग्राफ में टारगेट कितना है 8.7। ठीक है जी। तो आज के लिए आपका चैप्टर खत्म, और कल हमारी 2 क्लासें मेरे साथ होगी आपकी, पहली क्लास पॉलिटी और दूसरी क्लास सर्वे। ठीक है ना। और टाइमिंग वही रहेगी 3 से 7, 3 से 7 ही होगी, 3 से 5, 5 से 7। बट ये है कि बीच में जितना टाइम मिलेगा ना, उतना टाइम के लिए आपको ब्रेक मिलेगी, तो आराम से आप चाय पानी पी सकते हैं। चलो।